गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलएनटी केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा जो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल जो आपको दो क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, जो नीट में आए हुए क्वेश्चन थे, उन्हीं को पहले सोल्व कर लेते हैं। आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन वो आया कैसे वो बता देती हूँ। देखो, जब हमने डेनियल सेल पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इस साइड में तो लेफ्ट साइड और इधर क्या था आपका राइट साइड। जो लेफ्ट साइड था उधर क्या था आपका एनोड, और जो राइट साइड था उधर क्या था आपका कैथोड। ठीक है, इधर एनोड था और इधर कैथोड। फिर आपको बताया भी था कि जो एनोड था वो कौन सा था, नेगेटिव चार्ज, और जो कैथोड था वो कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये जो सेल दे रखा है, ये कौन सा सेल आपका डेनियल सेल की ही बात कर रहे हैं। तो डेनियल सेल की बात करें तो उसमें लेफ्ट साइड एनोड था और वो कैसा था, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो तय हो गया कि ये वाला तो पार्ट अपना एनोड है और ये वाला क्या अपना कैथोड। तो ये तो निश्चित हो गया कि Zn और Zn+2 में से ही क्या है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि Cu और Cu+2 तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो नहीं सकते, क्योंकि वो तो किस में आएंगे, पॉजिटिव में। तो इसको भी कैंसिल कर दो और इसको भी क्या कर दो, आप कैंसिल कर दो। अब बच गया आपके पास जिंक और Zn+2। तो ध्यान रखना, कभी भी जो आयन होता है वो इलेक्ट्रोड का काम नहीं करता, जो मेटल फॉर्म होती है वही क्या करती है, इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इसलिए हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा आएगा, Zn। ठीक है, दूसरा था हमारे पास कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है एनोड पर नहीं होती। तो कैसे पता चले मैं एनोड पर नहीं होती कौन सी अभिक्रिया। तो ध्यान रखना, एनोड पर क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है अपचयन। तो देख लो इसमें से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। वो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है वो ये अभिक्रिया क्या नहीं होगी, एनोड पर नहीं होगी। तो देखो इधर कैसे पता लगे। तो जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसके मैंने जानने के दो तरीके बताए थे। या तो ऑक्सीकरण अंक में क्या होनी चाहिए, वृद्धि, या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहिए। तो देखो ए ऑप्शन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। बी ऑप्शन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। सी ऑप्शन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। और जो डी ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बल्कि ग्रहण किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन है डी, ये कौन सी अभिक्रिया है, कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया है, ना कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। तो समझ में आ गया आपके, ये ऋणात्मक कैसे है और ये अभिक्रिया एनोड पर। तो एनोड पर हमेशा क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण की पहचान कैसे करोगे कि जहां पर जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे यानी उत्पाद की साइड में इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो क्या होगा। अब एक क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर लिया और आज का अपना टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव। देखो इधर हमने क्या किया, एक पात्र लिया और उस पात्र के अंदर एक धातु की छड़, कोई भी XYZ कोई भी धातु हो सकती है, उस धातु की छड़ को इसमें डाल दिया इस तरीके से। ठीक है, और जिस छड़ को अपन ने डाला, जिस धातु की ये छड़ थी, उसी धातु का वैद्युत अपघट्य विलयन हमने इस पात्र के अंदर भर दिया। जैसे ही हमने धातु की छड़ को इसी धातु के वैद्युत अपघट्य विलयन के अंदर डुबोया, तो इसके धातु की छड़ के और इस वैद्युत अपघट्य विलयन के बीच क्या हो जाता है, चार्ज सेपरेशन होता है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है। इस छड़ को इसमें डालते या तो इस छड़ के ऊपर ऑक्सीकरण होगा या फिर क्या होगा, अपचयन होगा। तो इन दोनों के बीच इन अभिक्रियाओं की वजह से क्या हो जाता है, आवेश का पृथक्करण। और उस आवेश पृथक्करण की वजह से धातु की छड़ और वैद्युत अपघट्य विलयन के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है। जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर का नाम ही क्या है, इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा मैंने, धातु की छड़ और धातु आयन, धातु के विद्युत अपघट्य विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो
धातु की छड़ ये और धातु आयन का वैद्युत अपकट्य विलीन ये। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए किसकी छड़ ले ली, यहाँ पर जिंक की छड़ ले ली, तो यहाँ पर जो वैद्युत अपकट्य विलीन होगा वो भी किसका होगा, जिंक आयन का होगा। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य है। तो इनके बीच में चार्ज सेपरेशन कैसे, कहाँ से होगा उत्पन्न विभवांतर। देखो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो, के बीच आवेश पृथक्करण। ठीक है, के बीच आवेश पृथक्करण के कारण उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है समझ में आ गया आपके। यानी धातु की छड़ को आपने उसी धातु आयन के वैद्युत अपकट्य विलयन के अंदर डुबोया, डुबोने पर क्या होगा, दोनों के बीच चार्ज सेपरेशन होगा। उस चार्ज सेपरेशन की वजह से क्या उत्पन्न होगा, दोनों के बीच विभवांतर, और इस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोड विभव है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ई के द्वारा डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई के द्वारा। ये जो है इलेक्ट्रोड विभव ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, दूसरा होता है आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, जो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको तो किससे डिनोट करते हैं हम, ई ऑक्सीडेशन से। किससे डिनोट करते हैं, ई ऑक्सीडेशन से। और जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, ई रिडक्शन से। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव जो था वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को ई ऑक्सीडेशन से और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ई रिडक्शन से डिनोट करते हैं। यदि इस धातु की छड़ को इस धातु आयन के वैद्युत अपघट्य विलयन में जब अपन डुबोते हैं, डुबोने पर यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है इस छड़ के ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तब तो उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा मैंने, धातु की छड़ को इस धातु आयन के वैद्युत अपघट्य विलयन में जब डुबोते हैं, डुबोने पर यदि इस छड़ के ऊपर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, तो विभवांतर क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको बताने की जरूरत है, ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स। कैसे, यदि धातु की छड़ को इसी धातु आयन के वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया जाता है, तो डुबोने पर यदि इस इलेक्ट्रोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन। अगर अपचयन अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर उत्पन्न विभवांतर यानी इस छड़ के बीच में और इस वैद्युत अपघट्य विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ई रिडक्शन। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे का बताते हैं। ध्यान से बाद में देख ली। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है तो रिएक्शन कौन सी होगी, देखो यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या किया कि जो धातु थी उस जिंक ना लेकर हमने कोई धातु ले ली M। ठीक है, धातु आयन का सॉल्यूशन हो गया, वो कौन सा हो गया आपके पास, MnN+। ठीक है, ये इस धातु आयन का वैद्युत अपघट्य सॉल्यूशन हो गया। M कोई भी धातु हो सकती है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस M धातु को जब अपन ने इस वैद्युत अपघट्य विलयन में डाला तो इस पे कोई रिएक्शन क्या हो रही है, M से क्या बन रहा है आपका,
Mn+, n इलेक्ट्रॉन जो आपके बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण या अपचयन? ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण अगर अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है तो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण इस धातु की छड़ और इस धातु आयन के वैद्युत अपघट्य विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी तरीके से यदि इस छड़ को इस वैद्युत अपघट्य विलयन में डाला तो हमने देखा कि यहाँ पर रिएक्शन कौन सी हो रही है? ये Mn+, ठीक है। अगर ये वाली अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया के कारण, इस अभिक्रिया की वजह से इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उस विभवांतर को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम देंगे इसको? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहेंगे इसको? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे कब कहेंगे? अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आप क्या कह सकते हो? एनोड पर उत्पन्न, यानी एनोड पर यदि अभिक्रिया होती है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। यदि इलेक्ट्रोड कैसा, किसका काम करे? एनोड का। तब इस पर जो इलेक्ट्रोड विभव होगा तब तो आप उसको क्या कह सकते हो? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इसके लिए आप क्या कह सकते हो? कैथोड पर नाम ले सकते हो, यानी कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया के कारण उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा? आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी एक बार। एक और आता है आपके पास क्या? मानक इलेक्ट्रोड विभव। हाँ, मानक इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव आपके समझ में आ गया? अब देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। आप जब स्टैंडर्ड कंडीशन ले लोगे, मानक परिस्थिति क्या होती है? देखो 298 केल्विन ताप, टेम्परेचर कितना लेना है? 298 केल्विन। दाब कितना लेना है? 1 बार, 1 बार। ये क्या लेना है आपको? दाब। और सांद्रता कितनी लेनी है? 1 m। क्या है ये? सांद्रता। यदि आपने जो भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एक धातु की छड़ थी, उसको जिस वैद्युत अपघट्य, यानी जो Mn+ आयन का जो विलयन था यहाँ पर, और यहाँ पर धातु की छड़ थी, ये जो विलयन आप ले रहे थे, इसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो कितनी होनी चाहिए? 1 m होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो इतना होना चाहिए, प्रेशर कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है, उस कंडीशन में धातु की छड़ और धातु आयन के वैद्युत अपघट्य विलयन के मध्य जो आवेश पृथक्करण के कारण जो विभवांतर आएगा, उत्पन्न होगा जो विभवांतर, उसको हम क्या नाम दे देंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कुछ ही नहीं है, इलेक्ट्रोड विभव ही है, लेकिन कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, मानक परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे डिनोट करते हैं अपन? ई नोट से। किससे डिनोट करते हैं? ई नोट से। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव भी जो है, इलेक्ट्रोड विभव की बात कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इसको तो किससे डिनोट करेंगे? ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव को तो ई नोट ऑक्सीडेशन से। इसको किससे डिनोट करेंगे? ई नोट रिडक्शन से। बात समझ में आ गई आपके पास? तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव ही क्या कहलाता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये कह सकते हो। मानक इलेक्ट्रोड विभव को अपन ई नोट से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? मानक
ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, केवल कंडीशन ध्यान में रखनी है, बाकी इलेक्ट्रोड विभव ही है एक प्रकार से। ठीक है, यहाँ परिस्थिति लगानी है आपको मानक। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना सेल विभव, सेल पोटेंशियल। सेल विभव देखो ये क्या है, अभी अपन इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव। तो उसमें तो जो विभव था वो किसका था, एक इलेक्ट्रोड का था। यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक सेल की बात कर रहे हैं। जब बात सेल की आती है तो उसमें इलेक्ट्रोड कितने होते हैं, दो, एक तो कैथोड होगा और एक एनोड होगा। ठीक है, तो जो दो इलेक्ट्रोड है यानी कैथोड और एनोड, इनके इलेक्ट्रोड विभव का जो अंतर होगा वही क्या कहलाता है, आपका सेल विभव। क्या कहा मैंने, सेल में कैथोड एवं एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर क्या कहलाता है, अंतर क्या कहलाता है, सेल विभव। बात समझ में आ गई, यानी कि सेल के अंदर कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इस इलेक्ट्रोड का विभव होगा, एक इसका इलेक्ट्रोड विभव, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही क्या कहलाता है, अपना सेल विभव कहलाता है। ठीक है, अब इसको किससे अपन निकाल सकते हैं, तो एक फॉर्मूला आता है इसके लिए, सेल विभव के लिए। सेल विभव जो होता है इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, ई सेल से। किससे डिनोट करते हैं, ई सेल के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट, किस फॉर्मूले से मतलब ई सेल को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं, तो वो फॉर्मूला कौन सा आपका, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, जब आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करो तो आप इसके ऊपर क्या लगा दोगे, ई नोट, ई नोट सेल, ई नोट कैथोड, ठीक है, माइनस ई नोट एनोड। बात समझ में आ गई। एक चीज और देखो आप, जब आपने डेनियल सेल बनाया था तो एनोड कहाँ था, लेफ्ट साइड था, बाईं तरफ था, और कैथोड कहाँ था, दाईं तरफ था। इसी फॉर्मूले को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई नोट सेल बराबर कैथोड जो था वो किधर था, दाईं तरफ, ई नोट दाया माइनस ई नोट बाया, या इसी को क्या कह सकते हो आप, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। बात समझ में आ गई आपकी, यानी कि सेल विभव तो क्या है, कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर क्या कहलाता है, सेल विभव। सेल विभव को किससे डिनोट करते हैं, ई सेल से। जो ई सेल होता है वो किसके बराबर होता है, किस फॉर्मूले से इसको मतलब अपन ज्ञात कर सकते हैं ई सेल को, तो ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये फॉर्मूला आपका। यदि आप मानक परिस्थिति लेते हो तो जो ई सेल होगा वो क्या हो जाएगा, मानक सेल विभव हो जाएगा। ठीक है, तो ई नोट से डिनोट करेंगे तो ई नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इसी तरीके से कैथोड जो होता है डेनियल सेल के अंदर कौन सी साइड में होता है, यानी जो विद्युत रासायनिक सेल की अपन बात करते हैं उसी सेल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड बातें अपन स्टडी कर रहे हैं। तो जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें एनोड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड, और कैथोड कहाँ होता है, आपका राइट साइड में होता है। तो हमने क्या लिखा, कैथोड को क्या लिख दिया, दाया, और एनोड को क्या लिख दिया अपन ने, बाया। तो बात समझ में आ गई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और समझ लो। अभी हम एक एग्जांपल करेंगे और उससे और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है,
है, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो ये फॉर्मूला अपने पास रखो। अभी अपन एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, इससे एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको एक रिएक्शन दी गई है, एक अभिक्रिया दी गई है। क्या? ठीक है, ये अभिक्रिया आपको दे दी गई और कहा कि इस अभिक्रिया के लिए आपको सेल विभव की गणना करनी है। ठीक है, ई सेल ज्ञात करना। तो आपको फॉर्मूला तो आपके पास है, ई सेल बराबर क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको पहचानना ये है इसमें कैथोड कौन सा और एनोड कौन सा है। और मैंने तुम्हें कहा था एनोड की पहचान किससे करोगे, उस पर क्या होता है हमेशा ऑक्सीकरण, कैथोड पे क्या होता है हमेशा अपचयन। ऑक्सीकरण की कैसे पहचान करोगे, भाई ऑक्सीकरण हो रहा है, यदि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो वो क्या है, ऑक्सीकरण। तो देखो कॉपर +2 के पास जाओगे, ये 0 में था और यहाँ पर कौन सी है, +2। ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, इसमें देखो +1 से कहाँ पर जा रहा है, 0। तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी। तो ये क्या हो गया आपका अपचय। क्या हो गया, अपचय। अपचयन हो रहा है वो तो क्या है, कैथोड, और जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो क्या है, एनोड। बस अब कुछ नहीं करना, कैथोड की जगह कैथोड को लिख दो और एनोड की जगह एनोड को लिख दो। ध्यान रखना ये अपन कौन सा ले रहे हैं, मानक अपचयन विभव। और जब भी अपचयन विभव की बात करो तो हमेशा किसी भी इलेक्ट्रोड को कैसे दर्शाया जाता है, पहले तो जो है उसकी ऑक्सीकृत अवस्था, जैसे कि ये है आपकी Mn+, और फिर बाद में उसकी अपचयित अवस्था लिखी जाती है किसी भी इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो ये मानक अपचयन विभव है। जिस सेल विभव की बात कर रहे हैं अपन, वो मानक अपचयन विभव की हेल्प से ज्ञात कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। कैसे, ई रिडक्शन किसका, सेल का, ई रिडक्शन किसका, कैथोड का, माइनस ई रिडक्शन किसका हो जाएगा, एनोड का। मानक अपचयन विभव की बात कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट, इसमें डेटा पुट कर दो, इसके सेल विभव याद करना है ना आपको, तो इसका तो देखो इधर ई सेल, पहले आप कैथोड देखो, कैथोड कौन सा आपका Ag वाला है। तो देखो पहले इसकी ऑक्सीकृत अवस्था फिर अपचयित अवस्था। तो कैसे लिखोगे, ई Ag+ और क्या आ जाएगा, Ag। ठीक है, फिर एनोड कैसे लिखोगे, आपके पास कॉपर है और Cu+2 है। तो कैसे लिखोगे, Cu+2। तो ये तो हो गया आपका कैथोड और ये हो गया आपका एनोड। आपने डेटा पुट कर दिया। आपको यदि वैल्यू पता है, जब अपन वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मानक अपचयन विभव की वैल्यू याद करने का तरीका भी बताऊंगी, कैसे याद करेंगे उसको। ठीक है, जनरली मैं इन दोनों की वैल्यू आपको बता देती हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ताकि अपन सेल विभव ज्ञात कर सके इस सेल का। तो इस फॉर्मूले का काम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो जो सिल्वर है, ठीक है, Ag+ और Ag वाला, इसकी वैल्यू जो होती है, यानी कि ई Ag+ Ag, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो ई रिडक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.80 वोल्ट। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0.34 वोल्ट। तो एक तो मैंने तुम्हें मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, जो सेकंड वीडियो था उसमें बताया भी था तुम्हें कि जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा वो तो एनोड होगा, जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, कैथोड। तो देखो इधर पहले तो वो वाली उस बात से इसको देखो, ये सही है क्या फॉर्मूला अपना। देखो ये वाला इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी वैल्यू कम है, तो ये एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड। देखो हमने इसको कैथोड लिखा और इसको क्या लिखा है, एनोड। अब डेटा पुट कर दो, जो वैल्यू है इसकी वो पुट कर दो। कैसे,
ई सेल बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 0.80 वोल्ट। इसकी वैल्यू कितनी है इस वाले की -0.34 वोल्ट। कितना आ जाएगा, कितना आएगा देखो कितना हो गया 6 और ये कितना बच गया आपके 6 और ये कितना हो गया 3, तो 0.36 वोल्ट। कितना होगा भाई 46, 10 में 4 गए 6 और 7 में 3 गए 4, कितना हो गया 0.46 वोल्ट। ठीक है, तो ई सेल कितना आ गया इस सेल के। तो क्या किया, आपको एक सेल अभिक्रिया दी गई थी और उसके लिए क्या पूछा था, ई सेल की वैल्यू पूछी थी। हमने कैसे निकाला, ई सेल को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला था ई कैथोड माइनस ई एनोड, वो भी कौन से में मानक अपचयन विभव तब की बात है। तो ई सेल हमने मानक अपचयन विभव की वैल्यू लिख दी कैथोड और एनोड के लिए, तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू कितनी निकल के आती है 0.46 वोल्ट। ऐसे ही कुछ सवाल और सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, उससे पहले यानी कि ये जो क्वेश्चन सोल्व करें उससे अपन पहले जो अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में मतलब जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन डिटेल से स्टडी करेंगे और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में स्टडी करें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये जो मानक क्यों लेते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड होता है यानी सेल का सेल विभव ज्ञात किया अपन ने अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन किसी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करें, उसको ज्ञात अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो अपन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उस अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है यहाँ पर एक संदर्भ इलेक्ट्रोड, संदर्भ इलेक्ट्रोड। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके यानी ये इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं, इसकी हेल्प से अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का यानी जिसका इलेक्ट्रोड विभव अपने को पता नहीं है उसके इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को क्या मानता है, आईपीसी ने क्या मान रखा है 0। कितना मान रखा है 0। तो किसी भी अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड को इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके एक सेल बना लिया जाता है, और सेल बनाने के बाद जो पीछे फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, उसकी सहायता से अपन उस सेल का क्या ज्ञात कर लेते हैं, सेल विभव। अब जो सेल विभव था उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो अपन ने क्या मान रखा है 0, तो वो जो सेल विभव होगा वो उस इलेक्ट्रोड का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। इसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, क्यों यूज करते हैं इसका, एक तो किसी अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में जनरली कौन सा काम में लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, क्या होता है ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो देखो इसमें क्या होता है कि एक कांच की नलिका लेते हैं, ये वाली कांच की ट्यूब, इस कांच की नलिका के अंदर एक प्लेटिनम का तार डाल दिया जाता है, ये प्लेटिनम का वायर, उसके एक सिरे पर प्लेटिनम से लेपित प्लेटिनम की पत्ती लगा दी जाती है, एक सिरे पर उसको सील कर दिया जाता है। क्या करते हैं, कांच की नली लेते हैं, इस कांच की नली में प्लेटिनम का वायर डाल दिया जाता है और इसके एक सिरे पर प्लेटिनम से लेपित पत्ती जो होती है इसी इलेक्ट्रोड के अंदर क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। जैसे अपन सील करते हैं तो ये किसका काम करता है अपने, यानी यहाँ पर इस सेल इस जो अपन ने जो डायग्राम बनाया है इसके अंदर जो ये प्लेटिनम वाला पार्ट है वो किसका काम करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम करेगा, या मैं ये कहूँ किसका काम करेगा, SHE का काम करेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का काम करता है। हमने इसके अंदर कांच की नलिका में इसको डाल दिया, डालने के बाद इस पूरे उपकरण को ये जो अपन ने किया अभी जो प्रोसेस की, इसको पूरे को हमने पात्र के अंदर रखा। एक ऐसा पात्र था जिसमें 1 m सांद्रता का क्या भरा हुआ था, HCl विलयन।
अब देखो हमने मानक परिस्थिति की बात की थी, कंसंट्रेशन कितनी हो गई 1 है। यहाँ पर इस कांच की नलिका में एक साइड से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे हो वहां पर जो प्रेशर होता है वो कितना रखा जाता है 1 बार। यानी हाइड्रोजन गैस जो इस कांच की नलिका में प्रवाहित की जाएगी वो कितने दाब पर की जाएगी 1 बार दाब पर। टेम्परेचर कितना रखा जाएगा इस पूरी प्रोसेस के दौरान, कितना रखा जाएगा 298 केल्विन। तो कौन सी कंडीशन आ गई 298 केल्विन ताप, 1 बार दाब और 1 m सांद्रता। कौन सी कंडीशन है मानक, इसीलिए हमने क्या लगा रखा है यहाँ पर मानक। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं इसके ऊपर, तो जो इलेक्ट्रोड था ये वाला प्लेटिनम जो वायर जो था यहाँ पर इलेक्ट्रोड का कार्य कर रहा है, इस पे एक तो ऑक्सीकरण भी हो सकता है या फिर अपचयन, यानी दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। इसका मतलब है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ले रखी है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है दोबारा से बता देती हूँ। हमने क्या लिया है, कांच की ट्यूब ली, उस कांच की ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम का वायर डाला और प्लेटिनम का वायर डाल करके इस कांच की ट्यूब के एक साइड में हमने क्या किया, प्लेटिनम से लेपित पत्ती को सील कर दिया। सील करने के बाद इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हमने एक पात्र के अंदर, जिसमें 1 m सांद्रता का HCl विलयन भरा हुआ था, उसमें डुबो दिया। और फिर इस कांच की नलिका के एक सिरे से हमने हाइड्रोजन गैस 1 बार दाब पर प्रवाहित की। तो होता क्या है इसके ऊपर कि जैसे ही गैस प्रवाहित करोगे तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं होती है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं हो रही है, यानी कि यहाँ पर ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का काम भी करेगा और एनोड का कार्य भी करता है। 2 तरह के कार्य करेगा। ठीक है, तो 2 केस हो गए अपने पास। जब ये कैथोड के रूप में कार्य करे तब तो कौन सी रिएक्शन होगी इसके ऊपर, तब सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। जब ये एनोड के रूप में कार्य करेगा तब इस पर कौन सी क्रिया होगी और तब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। उससे पहले आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर इस पर होने वाली रिएक्शन पढ़े अपन। यानी जब ये कैथोड के रूप में कार्य करता है तब, और एनोड के रूप में कार्य करता है तब। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो दोनों तरह की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं इसके ऊपर। देखो केस फर्स्ट कौन सा हुआ अपना, केस फर्स्ट कौन सा, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसके रूप में कार्य करे, एनोड के रूप में। यानी जब SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE एनोड के रूप में कार्य करे, एनोड के रूप में कार्य करता है। जब एनोड की बात आ रही है तो इसका अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण होगी। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे दिखाओगे आप, H2 क्या बनेगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, जो अपन पीछे कर रहे थे, जिस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर अपनाने हैं। देखो एनोड है तो एनोड को लिखते समय पहले क्या लिखना है अपने को, क्या लिखेंगे, धातु को, धातु कौन हमारी H2। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है, धातु जो हाइड्रोजन गैस थी वो कितने दाब पर थी, अपनी पीछे अपन ने डायग्राम जो था कितने पे थी, 1 बार दाब पे, वो दिखाना पड़ता है यहाँ पर 1 बार। फिर H प्लस, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी रस समीकरण मिति गुणांक नहीं दर्शाए जाते, H प्लस। कंसंट्रेशन कितनी ली थी HCl की अपन ने, 1 m। ठीक है, कौन सी अवस्था में था, ये एक्वस में नहीं है, कौन सी स्टेट में है यहाँ पर, गैस के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर रहे थे वो एक कांच की नलिका में प्रवाहित कर रहे थे, वहां पर इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा था, प्लेटिनम का वायर।
तो जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दिखाते हो तो जो गैस फॉर्म होती है उसके साथ किसको दिखाया जाता है, प्लेटिनम को दिखाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके। तो जब SHE किसके रूप में कार्य करेगा, एनोड के रूप में, तब उस पर अभिक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो उस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इस तरीके से। ठीक है, ऑक्सीकरण वाली को समझ लो, कैथोड वाला जस्ट रिवर्स करना अपने को, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कैसे, देखो सेकंड केस क्या हो जाएगा अपना, केस सेकंड, जब SHE कैथोड के रूप में कार्य करे, कैथोड के रूप में कार्य करे, क्या होगा तब, कैथोड के रूप में कार्य करेगा तो इसमें अभिक्रिया कौन सी होगी, अपचयन। क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया में। जस्ट इसकी उल्टी करनी है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है ना वैसा लिख दो इधर। ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो देख लो वही प्रोसेस अपनानी है। कैथोड है, कैथोड को लिखोगे तो पहले क्या लिखना है, धातु आयन और फिर धातु। तो देखो धातु आयन अपने पास ये है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, H+, H+, कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, 1 है। फिर धातु के रूप में अपन क्या लेते हैं, यहाँ पर प्लेटिनम रहती है अपने पास, H2 गैस, कितने दाब पर, 1 बार दाब पर, साथ में क्या रहता है आपका, प्लेटिनम का बार। अब दोनों देख लो, जब जो इलेक्ट्रॉन SHE जो था वो दोनों तरीके से कार्य कर सकता है। क्यों, क्योंकि उस पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, दोनों प्रकार की होती है, तो वो एनोड और कैथोड दोनों के रूप में कार्य करता है। तो 2 केस हो गए, दोनों के अपन ने स्टडी की। जब SHE किसके रूप में कार्य करेगा, एनोड के रूप में। और तुम्हें पता है एनोड पे कौन सा होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। तो जब SHE एनोड के रूप में कार्य करेगा तब उस पर अभिक्रिया ये वाली होगी। जब ये अभिक्रिया होती है तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इस तरीके से। ठीक है, और जब SHE किसके रूप में कार्य करेगा, कैथोड के रूप में, तब सेल अभिक्रिया होती है ये, और इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होता है ये। अंडरलाइन कर देती हूँ इनको, मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो ये था आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये दोनों रूप में कैसे कार्य कर सकता है ये अपन ने पढ़ा। कल जो है अपन नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी अज्ञात विभव वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो पीछे अपन ने सेल विभव पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और उसके अलावा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जितना पढ़ा रखा है उसको अच्छे से पढ़ो। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसका फ़ायदा उठा सके, उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और चैनल को जो अपना सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अच्छे से तैयारी करना। ठीक है।